की कौन मतलब निकला तो हरे लगाया फोटो। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीए भाग 1 भारतीय युद्ध कला। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अगला पार्ट है जो है फोबराव का संग्राम। फोबराव का संग्राम, ठीक है बच्चों, ये है सिख सैन्य पद्धति का एक भाग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोबराव का संग्राम, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। चलिए बच्चों, फोबराव का संग्राम पढ़ने के पहले हम थोड़ा से इसके जो है बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये सिख सैन्य पद्धति का एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो सिख सैन्य पद्धति में जो महत्वपूर्ण सुधारों का जो कार्य किए थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या थी भारत की, कैसे से कैसे हो गई। अब देखिए 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु हो जाती है और उनके उत्तराधिकारी जो थे उनके अंदर नेतृत्व करने का कोई गुण नहीं था, अर्थात उनके उत्तराधिकारियों में नेतृत्व का अभाव था। नेतृत्व का मतलब राज्य को वो व्यवस्था नहीं दे पाए, अर्थात सभी मिसलों को संगठित नहीं कर पाए और राज्य को उस तरह जो है विकसित नहीं कर पाए जैसा कि महाराजा रणजीत सिंह ने किया था, अर्थात उनके उत्तराधिकारी जो है अयोग्य थे। ठीक है, चलिए, और अंग्रेज चूंकि भारत में आ चुके थे बहुत पहले से ही, जहांगीर के ही समय से, और अंग्रेज जो है लगातार अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्नशील थे। जब रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अयोग्य हुए तो अंग्रेजों को भी साम्राज्य विस्तार का ऑफर प्राप्त हुआ कि अब हम सिखों के राज्यों पर भी अधिकार कर सकते हैं, अर्थात पंजाब पर भी अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, और ये फोबराव संग्राम जो है अंग्रेजों एवं सिखों के बीच युद्ध हुआ, और ये वही युद्ध था बच्चों जिसे जो है जिसके बाद सिख सेना, सिख शक्ति एकदम से समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब कभी आप लोगों से प्रश्न में पूछ सकते हैं कि किस युद्ध में सिखों की शक्ति समाप्त हो गई थी, किस युद्ध के बाद, तो बच्चों वो है फोबराव का संग्राम। या कभी पूछ सकते हैं किस युद्ध में मराठों की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो वो है बच्चों पानीपत का तृतीय संग्राम। यानी पानीपत के तृतीय संग्राम में मराठों की शक्ति पूर्णतया कुचल दी गई। उसी तरह जैसे फोबराव के संग्राम में अंग्रेजों के द्वारा सिखों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें इस युद्ध में अंग्रेज कमांडर कौन थे? जनरल गफ के अधीन, और सिख कमांडर दो थे, लाल सिंह और तेज सिंह। स्थान क्या था? फोबराव गांव था बच्चा। ठीक है बच्चों, फोबराव एक गांव था, ये फबराव नहीं बच्चों, ये फोबराव है, आप लोग ऐसे पढ़िएगा। ठीक है, फोबराव गांव के निकट और सतलज नदी का किनारा था, सतलज नदी के किनारे फोबराव गांव के निकट। अब देखिए दोनों की शक्ति क्या क्या थी, तुलनात्मक शक्ति हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए तुलनात्मक शक्ति में अंग्रेजों की जो सैन्य शक्ति थी, अंग्रेजों शक्ति कुल मिला के जो है कुल सैन्य शक्ति 15,000, जिसमें 5,000 यूरोपियन सैनिक यानी अंग्रेज सैनिक। अंग्रेज क्या बच्चों, देखा जाए तो अंग्रेजी सेना में संपूर्ण यूरोप महाद्वीप के जो भी सैनिक आते थे उनको भर्ती उसमें किया जा सकता था, और इसके अतिरिक्त कुछ घुड़सवार सैनिक भी थे एवं मात्र 100 तोपें थी। ठीक है, कुल सैन्य संख्या 15,000, 5,000 यूरोपियन, बाकी 10,000 कौन थे? भारतीय थे। ठीक है बच्चों, 10,000 भारतीय थे, कुछ घुड़सवार सैनिक और 100 तोपें। और सिख सेना की स्थिति क्या थी? देखिए सिख सेना की स्थिति थी बच्चों, तेज सिंह के अधीन जो है 20,000 घुड़सवार, तेज सिंह के अधीन 20,000 घुड़सवार सैनिक, लाल सिंह के अधीन 10,000 घुड़सवार सैनिक। इसमें 70 बड़ी तोपें थी और 200 जाम्बारिक या हल्की तोपें थी, फिर हम लोग कहते हैं जाम्बरिक तोपें। ठीक है, खास करके जम्बूर खाना आप लोग पढ़े हैं बच्चों, उसमें जो है क्या बोलते हैं, जो रणजीत सिंह के तोप खाने में एक जम्बूर खाना होता था जिसमें हल्की तोपें होती थी, तो वो हल्की तोपें जो है
बीफ की संख्या में थी। 70 बड़ी तोपें, 200 हल्की तोपें। बीफ नहीं बच्चों, ये 200 है, ठीक है, हमने गलती से आपको बीफ बता दिया। अब देखिए इनकी समरतांत्रिक रचना क्या थी। चलिए पहले बच्चों हम ये देखते हैं। और जनरल गब के अधीन कौन सी सेना थी। देखिए ये जो है ये सेना लगभग 1 2 3 4 5 भागों में बटी हुई थी। इसमें मध्य भाग का नेतृत्व जनरल गिलबर्ट कर रहा था, बाएं भाग का नेतृत्व जनरल डिक कर रहा था, दाएं भाग का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था, और दाहिनी ओर सबसे आगे घुड़सवार सेना का नेतृत्व जनरल क्यूरेटन कर रहा था। सबसे पीछे आरक्षित सेना थी जो कि जनरल थैकवेल के अधीन थी। जनरल थैकवेल के अधीन थी। बच्चों अभी हम आपको जो है थोड़ी देर में जब आपको हम सामरिक रचना पढ़ाने लगेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि सेनाएं किस प्रकार जो है लगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग युद्ध का घटनाक्रम पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए समरतांत्रिक रचना में हम थोड़ी नई चीज़ें, कुछ पुरानी चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखिए 28 जनवरी 1846 को अंग्रेजों एवं सिखों के बीच आलीवाल का संग्राम हुआ। इस युद्ध में सिख सेना पराजित हुई और इसी युद्ध के पश्चात सिख सेना सतलज नदी के बाएं किनारे फोबराव गांव के निकट सुदृढ़ मोर्चेबंदी स्थापित कर दी इस युद्ध के बाद, ठीक है बच्चों। और शिविर के आगे जो शिविर लगाए थे आगे तथा बाईं ओर खाइयां और काफ़ी ऊंचा मिट्टी का ढेर लगा लिया। कहने का मतलब बच्चों इन्होंने खाइयां खोदा, खाइयों से जो मिट्टी निकली उसको आगे जो है उसको इन्होंने टीला बना लिया, यानी बिल्कुल ऊंचा कर लिया, खाई नुमा इन्होंने बांध लिया। खाइयां खोद कर उसकी मिट्टी को निकाल कर सामने जो है और ऊंचा बना लिया, टीला बना लिया, मिट्टी का ढेर लगा दिया, ठीक। और दाईं ओर की सुरक्षा व्यवस्था अधिक नहीं हो पाई, ठीक है बच्चों। इन्होंने दाईं ओर पर क्या लगाया, जाम्बरिक तोपों को, हल्की तोपों को। देखिए सिख सेना ने केंद्र और बाईं ओर 70 बड़ी तोपें लगाई। कहने का मतलब बीच से लेकर बाईं तरफ 70 तोपों को तैनात किया था और हल्की जो तोपें थी उसको जो है दाईं तरफ लगाए थे। वो जो जाम्बरिक तोपें थी, जो हल्की तोपें थी, उसे दाईं तरफ इन्होंने लगाया था, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था अधिक ये नहीं कर पाए थे। और मध्य भाग में तेज सिंह के अधीन 20,000 सैनिक लगाए गए और सतलज नदी के उस पार, ठीक है बच्चों, सतलज नदी के उस पार शिविर में जो है लाल सिंह के नेतृत्व में 10,000 सैनिक और कुछ तोपें लगाई गई थी। एक्स्ट्रा कुछ तोपें जो भी थी लाल सिंह के अधीन वो लगाई गई थी, ठीक है बच्चों। अब हम और उस पुल पर, नदी पर, सतलज नदी पर एक नौकाओं का पुल बना हुआ था, उसी से सेनाएं जो है इस पार उस पर आती जाती थी, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं हम लोग सैनिक जो है किस प्रकार लगाए गए। बच्चों जैसा आपको चित्र में दिख रहा है बिल्कुल इसी तरह जो है सिख सैनिक लगाए गए थे। आप लोग देख रहे हैं चित्र में, देख लीजिए। ये जो है ये बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये जो है सतलज नदी और ये जो है नौकाओं का पुल बना हुआ है, इसी के द्वारा सेना इस पार से उस पार रहती है। अब देखिए बच्चों यहाँ से इस तरफ ये सिख सेना की मोर्चेबंदी है, इस तरफ, ठीक है, ये सिख सेनाएं हैं। और इसमें देख लीजिए आप, सबसे पहले जैसे हमने बताया था लाल सिंह है, लाल सिंह के अधीन 10,000 सैनिक और कुछ ये तोपें जो है लगी हुई हैं, देख रहे हैं आप तोपें, ठीक है। और सतलज नदी के ऊपर नौकाओं का पुल बना हुआ है और सामने की तरफ जो है तेज सिंह के अधीन 20,000 सैनिक बच्चों आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो 70 बड़ी तोपें देखिए ये लगी हुई हैं, ये तोपें हो गई हैं। और ये जो है बच्चों ये जो दिख रहा है ये है खाइयाँ, जिसको खोदकर ये टीले बनाए गए। ये जो है ये मिट्टी के टीले हैं। यहाँ तक, यहाँ पर इस तरफ की सुरक्षा व्यवस्था दाईं तरफ जो है, जो उस तरफ से दाईं तरफ लगता है, तो इसकी यहाँ पर देख लीजिए ये 200 जम्बरिक तोपें लगाई गई हैं, हल्की तोपें यही हैं, ठीक है। और ये इस तरफ की सुरक्षा व्यवस्था अधिक नहीं की जा सकी है क्योंकि इधर जो है टीले नहीं बनाए जा सके हैं, ठीक है बच्चों। ये है सिखों की सेना। चलिए अब हम लोग अंग्रेजों की सेना के बारे में देख लेते हैं।
देखिए अंग्रेजों की सेना ये है बच्चों, ये इस तरफ, ठीक है, ये अंग्रेजों की सेना है और ये सिखों की सेना। अंग्रेजों की सेना में देख लीजिए बच्चों, ये 200 तोपें लगी हुई हैं, ये आगे सामने तोपें दिख रही हैं ना, आगू गलती हुई। चलिए, और इनकी सेना जो है 1 2 3 3 6 भागों में बटी हुई है, ठीक है। एक का नेतृत्व बच्चों ये देखिए जनरल डिक कर रहा है, आगे का नेतृत्व क्यूरेटन कर रहा है, ये जनरल स्मिथ हैं, ये जनरल गिलबर्ट हैं, ये थैकबेल हैं जिसके अधीन रिजर्व सेना है, और ये जो है जनरल गफ, ठीक है बच्चों, जो अपने पीछे की तरफ वो खड़ा हुआ है। अब इसको एक बार हम बड़ा कर देते हैं बच्चों, ताकि आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं लाल सिंह दिख रहा है, लाल सिंह के अधीन 10,000 सैनिक, ये तेज सिंह, ठीक है। ये जो है ये जम्बरिक तोपें, नौका का ये नदी, ये नौका का पुल। तेज सिंह ये तोपें सिखों की, ये खाइयाँ और ये मिट्टी के टीले, ठीक है। आप बिल्कुल इसी तरह जो है सैनिक खड़े हुए थे। और अब देख रहे हैं इधर आप लोग भी देख लीजिए, ठीक है। ये है अंग्रेजों की तोपें, ये है अंग्रेजों की तोपें, ये जनरल डिक के अधीन सेना है, जनरल गिलबर्ट के अधीन सेना है बच्चों। और देख लीजिए ये जो है क्यूरेटन के अधीन है, ये जनरल स्मिथ के अधीन है, ये गिलबर्ट के अधीन, ये थैकबिल के अधीन है, और ये जनरल गफ के अधीन। ये जो है आपकी सामरिक रचना किसकी बच्चों? फोबराव के संग्राम की, ठीक है। फोबराव के संग्राम की ये सामरिक रचना है। अब हम लोग इसमें देखेंगे ये युद्ध जो है किस प्रकार हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग अब युद्ध में घटनाक्रम की तरफ चलते हैं बच्चों। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पढ़ना घटनाक्रम की आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, आप पहले जो है इस चित्र को आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको सामने रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था। बच्चों अब ये ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हम आपको इसमें समझा तो नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब किसी प्रकार ये मान के चलिए हम इसको केवल बेटा आप लोगों के लिए पूरा कर रहे हैं। अब चूंकि इसमें उतनी अच्छी तरह से आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जैसा हमने घटनाक्रम लिखा है उसी तरह जो है युद्ध हुआ था, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए ये है बच्चों युद्ध का घटनाक्रम। बच्चों इसमें देखा जाए तो अंग्रेज सेना 5 भागों में ही बटी थी। जनरल गफ तो केवल युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, थोड़ी सी सेना लेके खड़ा था, हालांकि उसकी गिनती इसमें नहीं है, वो केवल नेतृत्व कर रहा था, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें देखते हैं हम युद्ध का जो प्रारंभ है। ये घटनाक्रम आप इस प्रकार है। 10 फरवरी 1846 को सर्वप्रथम 7 बजे सुबह अंग्रेजों द्वारा सिख सैनिकों पर तोपों से फायर प्रारंभ किया गया, अर्थात सबसे पहले 7 बजे सुबह ही अंग्रेजों ने सिखों पर तोपों से फायर करना प्रारंभ कर दिया। अब इसकी जवाबी कार्रवाई में सिखों ने भी अंग्रेजों पर तोपों से फायर करना प्रारंभ किया। जब उन्होंने अंग्रेजों ने सबसे पहले किया तो सिखों ने भी किया, और 2 घंटे तक चली लगातार इस गोलाबारी में किसी को कोई नुकसान हुआ ही नहीं। बच्चों ये काई नहीं कोई है, कोई नुकसान हुआ ही नहीं, अर्थात जितना तोप गोला बारूद जो कुछ भी जला सब बेकार। अब आगे देखिए जब जनरल गफ ने क्या किया। जनरल गफ ने जनरल स्मिथ और जनरल गिलबर्ट को सिखों के बाएं बाजू को उलझा कर रखने का आदेश दिया, और जनरल डिक को सिखों के दाएं बाजू पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बच्चों ये उलझाने का मतलब क्या होता है कि जैसे दाएं बाजू की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी, आप उसमें देख चुके हैं, जहां पर वो दायां बाजू है जहां पर वो जम्बोरिक तोपें लगी हुई हैं, और चूंकि वहां पर खाइयों की खोदाई जो है खाई भी ठीक से नहीं थी, और टीले भी वहां पर नहीं बनाए गए थे, ठीक है बच्चों। वहाँ पर खाई भी नहीं थी, जो भी थी खाई हल्की खाई थी, लेकिन टीले वहाँ पर नहीं थे, अर्थात उसकी व्यवस्था जो है दाएं क्षेत्र की कमजोर थी। इन्होंने क्या किया कि जनरल स्मिथ और जनरल गिलबर्ट को कहा कि आप जो है बाएं बाजू को उलझा कर रखिए,
और जनरल डिक को कहा कि दाएं बाजू पर तुम आक्रमण करो। अब बच्चों, उलझा कर रखने का मतलब ये होता है, अगर ये उलझा कर नहीं रखते तो यहाँ के जो सैनिक हैं सीधे दाएं बाजू पर जाम्बूरिक सैनिकों के बगल में मदद करने के लिए आ जाते। इसीलिए उलझा के रखने का मतलब यही होता है कि ये अन्य क्षेत्र में जहाँ आक्रमण हो रहा है उसके मदद को ना जाने पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए इधर प्रथम मुठभेड़ में ही सिखों की जवाबी कार्रवाई में जनरल डिक मारा गया। ठीक है, पहली ही मुठभेड़ में जैसे आदेश दाएं बाजू पर करने के लिए आगे बढ़ा, उसी समय जवाबी कार्रवाई में सिखों के हाथों जनरल डिक मारा गया। अंग्रेजों का 1 विकेट गिरा, समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस असफलता के बाद गिलबर्ट ने मध्य भाग तथा स्मिथ ने सिख सेना के बाएं भाग पर तोपों से आक्रमण किया। अर्थात बाएं भाग पर तोपों से आक्रमण, कहने का मतलब बराबर, बाएं तरफ भी तोप, मध्य भाग में भी तोप, क्योंकि इनके पास तोपों की संख्या 100 थी, उनके पास 70 थी। परंतु हुआ क्या, इस तरफ सेना की सुदृढ़ मोर्चेबंदी, जहां पर खाइयां और मिट्टी के टीले थे, टीलों में जो है तोप के गोले गिरते थे, सिखों को कोई नुकसान नहीं हुआ, अर्थात मिट्टी में ही सब बर्बाद। और इस दूसरी असफलता मिलने के बाद अंग्रेज सेना तोपों से अधिक ऊंचाई बनाकर, अब सोचते हैं कि इतने ऊंचे पे इसको फायर किया जाए कि वो डंक जाए टीले के ऊपर से, वो सिख सेना के ऊपर गिरे। अधिक ऊंचाई बनाकर प्रभावी फायर करने का प्रयास करने लगे, लेकिन इस प्रयास में अंग्रेजों के महत्वपूर्ण सैनिक व अधिकारी भी मारे गए। हमें लगता है उनके ऊपर ही गोला गिरने लगा। अब दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई बराबर हो रहे थे। जनरल गफ ने पुनः सिखों के दाएं बाजू या पार्श्व आक्रमण का आदेश दिया। पार्श्व आक्रमण मतलब होता है बच्चों दाएं बाजू से होकर उसे पीछे से घेरने की बात। ठीक है, दाएं बाजू से, दाएं पार्श्व पर या दाएं बाजू पर होकर उसे आक्रमण का आदेश दिया। उसका विचार था कि दाएं बाजू से होकर जब पीछे से घेरा जाएगा तो ये घिरेंगे, लेकिन इन्होंने जब दाएं बाजू पर आक्रमण का आदेश दिया तो इस बार अंग्रेजी सेना सिखों की मोर्चेबंदी को भेदने में सफल हो गई। भाई दाएं व्यवस्था स्वयं ही कमजोर थी, पहले से ही कमजोर थी, तो इस बार अंग्रेजी सेना सिखों के दाएं मोर्चेबंदी के अंदर घुसने में सफल हो गई। अब जनरल गिलबर्ट के पूर्ण प्रयास एवं अंग्रेजी तोपों की ऊंचाई पर फायर करने के बार बार प्रयास से सिखों की दाईं मोर्चेबंदी क्षतिग्रस्त हो गई। दाईं बच्चों ऐसे भी कमजोर थी, पहले से ही आपको बताया गया है। और सिख सेना पूर्ण प्रयास करने के बाद भी अंग्रेजों पर किसी भी प्रकार की आक्रामक कार्रवाई नहीं कर पाई, अर्थात अंग्रेजों को घुसने से वो नहीं रोक पाए। उसी तरफ से अंग्रेज घुसना प्रारंभ किए बच्चों, जिस तरफ जम्बूरिक तोपें जो 200 की संख्या में थी, जिस तरफ से लगी हुई थी, अर्थात 200 तोपें जिस तरफ लगी हुई थी उसकी व्यवस्था वैसे भी कमजोर थी, और कमजोर क्षेत्र पर आक्रमण करके ये लोग सिखों की सेना में घुस गए अंग्रेज। ठीक, चले अब जनरल गफ ने जनरल थैकबेल के रिजर्व घुड़सवार सेना का सिखों के दाहिने बाजू पर आक्रमण का आदेश दिया, दाएं बाजू पर। और दूसरी तरफ अंग्रेज सेना सिखों के मध्य भाग की मोर्चाबंदी को तोड़ने में भी सफल रहे। कहने का मतलब जनरल बाएं बाजू जो स्थिति कमजोर थी बच्चों, उसी पर थैकबेल को आदेश दिया गया, क्योंकि थैकबेल के नेतृत्व में रिजर्व घुड़सवार सैनिक थे, उनको जो है आदेश दिया गया कि दाहिने बाजू पर जो कमजोर था उसी पर आप आक्रमण और कीजिए। और दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे सिखों के मध्य भाग को भी तोड़कर उसके अंदर घुसने में सफल हो गए, सामने से भी बच्चों मध्य भाग में। और मध्य एवं दाहिने भाग से सिख सेना में प्रवेश करके अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर सिख सेना को 3 ओर से घेर लिया। सामने से घेर लिए बच्चों, दाएं से घेर लिए, ठीक है, और इधर भी घेर लिए, बाएं से भी घेर लिए। जब अपने को जब तीनों ओर से जब घिरा देखा तो सिख सेनापति जो तेज सिंह था अपने सैनिकों को मौत के मुख में छोड़कर कुछ सैनिकों को लेकर सतलज नदी से बने नौका के पुल से होकर भाग निकला। पीछे पुल था बच्चों। अब इसने देखा कि बचने का कोई चांस नहीं है, तो कुछ सैनिकों को अपने पास लिया और नौकाओं के पुल से होकर भाग खड़ा हुआ। ठीक है, और पुल पार करने के बाद कि कहीं अंग्रेज इस डर से
कहीं अंग्रेज पुल से होकर हमें पकड़ ना ले, उसने पुल को भी तोड़ दिया। बताइए, इतना गंदा कार्य इसने किया बच्चों, पुल को तोड़ दिया। अब स्थिति क्या हो गई, तेज सिंह की घटिया कार्रवाई से फिक सेना के पीछे भागने का मार्ग भी बंद हो गया। फिक सेना चाहकर भी नहीं भाग सकती थी और फिक सेना अनाथ हो गई। भाई सेनापति भी भाग खड़ा हुआ। अब भागने का जो मार्ग था, पुल जो था बच्चों, वो भी तोड़ दिया। अब बताइए फिक बेचारे कहाँ जाते, कहाँ जाएं। इस युद्ध में अधिकतर फिक सेना मारी गई, कुछ भागने के प्रयास में सतलज नदी में डूबकर मर गए। इस प्रकार लगभग दोपहर तक ही युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध में लगभग 10,000 सिख सैनिक मार दिए गए और सिख सैन्य शक्ति लगभग पूर्णतया नष्ट हो गई। ठीक है बच्चों, इस युद्ध में देखा जाए तो जो सबसे गंदा कार्य किया वो है बच्चों तेज सिंह। अगर वो भागने का मार्ग, अगर वो भागने का स्वयं तो भागने में सफल हुआ और इतना डरा हुआ था कि कहीं मारे न जाए, अंग्रेज पुल से होकर यहाँ आ न जाए। अपने सैनिकों के बारे में भी इसने नहीं सोचा और पुल को तोड़ दिया। अब सैनिक अगर सिख भागकर अगर बेचारे जाना भी चाहें, अपने प्राण भी बचाना चाहें, तो कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे। भाई पानी में डूबकर मर गए। किसी को तैरना नहीं आता था, किसी को तैरना भी आता था तो बच्चों तैरने की गति भागने की गति जैसी नहीं होती। ठीक है ना। तो कहने का मतलब डूब कर मरे, कुछ को तीरों से मार दिया गया, कुछ को बंदूक, तैरते हुए सैनिकों को बंदूक से मार दिया गया। ऐसे में लगभग बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए और इस युद्ध के बाद सिख सैन्य शक्ति लगभग पूर्णतया भारत से नष्ट हो गई। ठीक है बच्चों, अगर जो है तेज सिंह ने इस पुल को नहीं तोड़ा होता तो संभवतः बहुत से सैनिक और भी अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हो गए होते। और इसमें देखा जाए तो लाल सिंह की भूमिका क्या थी। लाल सिंह बेचारा उस पार खड़े खड़े केवल बस युद्ध को देखता रहा और ना तो उसने बढ़कर सिखों की मदद की, ना ही जो है वो अपने स्थान से कोई कार्रवाई किया उसने। वो सिर्फ युद्ध का दर्शक बना रहा और बाद में वो भी जो है भाग खड़ा हुआ। इस तरफ के जो सैनिक बेचारे बचे हुए थे वे बेवजह मारे गए, कुछ भागे होंगे, बाकी ज़्यादातर सैनिक मारे गए। ठीक है बच्चों, चलिए ये चैप्टर इसमें, अब आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैन्य शिक्षाएं। देखते हैं वीडियो की क्या कंडीशन है। चलो इसी में इसको भी समाप्त कर देते हैं, नहीं रुक जाते हैं थोड़ा से। हाँ बच्चों, थोड़ा सा बचा है, इसको समाप्त कर लेते हैं। इस युद्ध से हमें शिक्षाएं क्या मिलती हैं, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सैन्य शिक्षाएं। अब देखिए, केवल सुरक्षात्मक कार्रवाई से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, अर्थात केवल टीले बना लेने से, खाइयाँ खोद लेने से अपने आप को सुरक्षित तो आप रख सकते हैं, लेकिन विजय प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अगर विजय प्राप्त करना है तो आक्रामक कार्रवाई करना पड़ेगा। ये युद्ध का बच्चों सिद्धांत है और इस युद्ध में सिखों ने सुरक्षात्मक कार्रवाई को ही प्राथमिकता दी। इसके कारण विजय की संभावना तो नहीं थी, पराजय से बच सकते थे, लेकिन अंग्रेजों की जो युद्ध कौशल था, अंग्रेजों का जो ये कलात्मक युद्ध कौशल था, वो जो है सिखों को सुरक्षित भी नहीं रहने दिया। ठीक है, और अगला है, अनेक बार प्रयास करने से पर अति सुदृढ़ मोर्चेबंदी भी टूट सकती है। ठीक है, बार बार प्रयास करने से कितनी भी ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था हो वो तोड़ी जा सकती है। और अंग्रेजों ने अपने प्रयास को जारी रखा और अंत में वो सफल हुए। सिखों की मोर्चेबंदी को तोड़कर सिख सेना में घुस गए और अंत में विजय प्राप्त कर लिए। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। श्रेष्ठ सेना भी नेतृत्व के अभाव में दुर्बल नेतृत्व में पराजित हो सकती है। अब बच्चों, श्रेष्ठ सेना, सिखों की सैन्य शक्ति अगर देखा जाए तो कमजोर नहीं थे, ना तो स्वयं ताकत में कमजोर थे, लेकिन जो इनका नेतृत्व, इनके जो नेता थे तेज सिंह और लाल सिंह जैसे, इनके जैसे नीच इंसान शायद किसी सेना में भी अगर होंगे तो सेना कितनी भी ताकतवर होगी उसको पराजय का मुख देखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इनके अंदर नेतृत्व का बिल्कुल गुण था ही नहीं, पता नहीं कैसे ये सेनापति बन गए थे। ठीक है बच्चों, चलिए, कहने का मतलब इस युद्ध ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर जो है नेतृत्व में कमी है तो सेना कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसको भी पराजय का मुख देखना ही पड़ेगा। यही कमी तेज सिंह और लाल सिंह में दिखाई थी।
लाल सिंह की स्थिति क्या थी? लाल सिंह तो बाहर मूक दर्शक बना देखता रहा अपने सैनिकों को मरते हुए। तेज सिंह ने अपने सैनिकों को मरते हुए मुख में भी छोड़ दिया और बचने का रास्ता भी बंद कर दिया उसने। इतनी घटिया हरकत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सिखों द्वारा जो प्रतिरक्षा है तो सतलज नदी को अवरोध बनाना घातक सिद्ध हुआ। घातक ये सिद्ध हुआ बच्चों, अगर पीछे का मार्ग खुला होता तो सिख सेना बहुत से सैनिक भागकर सफलता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नदी को अवरोध बनाया और नदी में ही डूबकर मर गए। पुल को तेज सिंह ने तोड़ दिया, बाकी सैनिक जो है नदी में कूदकर डूब गए, कुछ मार दिए गए, ऐसे समाप्त कर दिए गए। ठीक है। और इस युद्ध में देखा जाए तो लाल सिंह केवल एक मूक दर्शक की भांति केवल युद्ध को देखता रहा। ठीक है, इसकी भूमिका केवल एक दर्शक की थी, और जबकि सेनापति बन के गया था युद्ध करने। और तेज सिंह की कायरता जो है अपने प्राणों के मोह के कारण अन्य सिख सैनिकों को भागने के मार्ग को ही तोड़ दिया। इतनी कायरता थी तो युद्ध करने गया ही क्यों? ठीक है बच्चों, अगर इतनी ही कायरता हो, अगर प्राणों का ही भय ज़्यादा हो तो युद्ध के मैदान में गया क्यों? नहीं जाना चाहिए, घर में खुफ के बैठे रहते, अंग्रेजों के चरणों को पकड़ लेते, जिंदा तो रहते हैं। चलिए फिलहाल ये चैप्टर बच्चों आपका समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4 ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारतीय सेना। चलिए।